ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री में हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कुछ एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट थे उसकी डिस्कस की थी। अब आज के लेक्चर में हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इसमें कोई नया टॉपिक आपको मिल जाए। और कुछ मैंने बताया कि आपको कि कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जनरल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, मतलब कि वो सब क्वेश्चन में होते ही है, तो उसका आपको रिपीटेशन यहाँ पे होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ नया पॉइंट जो है वो आपको उसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी मेथड जो है वो मेथड में हम सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, और जितने भी हमें लेजर बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट लेजर उसका लिस्ट मैंने आपको दिया है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो आज पहले लेक्चर देख रहा है, तो उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले से लेक्चर देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। लेक्चर 1 यानी कि उसमें हमने बताया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है, उसको डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड लेक्चर में उसकी पूरी मेथड स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की है, और थर्ड लेक्चर में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया और कुछ एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी डिस्कस की थी, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बराबर ध्यान से, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इसकी हम नोट डाउन कर लेते हैं। श्री विपिन भाई ठक्कर maintains his books of account according single entry system. You are given the following information from his books of accounts. देखो यहाँ पे हमें पहले एक नंबर का पॉइंट जो है वो दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ऊपर जो डिटेल दी गई थी उसमें कहीं हमें डेट नहीं दी है, बट यहाँ पे दिया है कि ये 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट हम जो बनाते थे, हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे खाली बैलेंसेस दिए थे, बट यहाँ पे तो बैलेंस शीट बना के ही दी है, फिर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट ही है। सेकंड थिंग, कैश बुक कैश बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, मतलब ईयर यहाँ पे ख़त्म कब होता है? 31 मार्च 18 को, और शुरू होता है 1 अप्रैल 17। जनरली फाइनेंशियल ईयर यही होता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट रखने के लिए आप जनवरी टू दिसंबर भी रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा सिंगल एंट्री के हिसाब से लोग ऐसे करते हैं। तो डेट भी हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ की डेट हमें दी है, और फाइनल अकाउंट हमें कब तैयार करने हैं, बराबर। तो अप्रैल टू मार्च है यहाँ पे। कैश अकाउंट भी हमें यहाँ पे दे दिया है, तो वो भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड नंबर पे दिया है हमें अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। क्या क्या ट्रांजेक्शन दिए? क्रेडिट सेल, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स, bills dishonored out of the bills receivable endorsed to creditors। बिल रिसीवेबल एंडोस्ट टू क्रेडिटर्स, मतलब इतनी बिल्स रिसीवेबल जो थी हमने क्रेडिटर्स को एंडोस्ट किया। अब ये जो बिल्स डिसहोनर्ड है आउट ऑफ द बिल रिसीव्ड, सॉरी रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स, बराबर। तो जो एंडोस्ट की थी हमने उसके अलावा आउट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ट टू क्रेडिटर्स, उसके अलावा जो है वो बिल डिसऑनर्ड हुई है। जो क्रेडिटर्स को हमने एंडोस्ट की है वो नहीं, उसके अलावा जो बाकी की थी उसमें से परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो देखो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमें कैश अकाउंट पूरा दिया है, तो उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिए, बराबर। अब लास्ट यानी कि लास्ट डेट के बैलेंसेस दे दिए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और स्टॉक ऑफ गुड्स, और एक ये चीज नहीं है आगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वो एक एक्सपेंस है जो हमने प्रीपेड किया, ओके।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मतलब कि एडजस्टमेंट दिए हैं हमें, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% बोथ बिल्डिंग एंड मशीन। यहाँ पे देखो बिल्डिंग और मशीन है। अब ड्यूरिंग द ईयर उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो सीधा हमें उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी इफेक्ट करनी है। सॉरी, out of the debtors 6,000 are to be written off as bad debts and provision for bad debt reserve is to be made at the rate of 5% on debtors। 6,000 में से out of the debtors of 6,000 are to be written off, मतलब 6,000 bad debts write off करनी है और उसके बाद 5% BDR bad debts reserve रखनी है। हमें पूछा गया यहाँ पे कि फाइनल अकाउंट आपको तैयार करने हैं 31 मार्च 2018 के एंड ईयर में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वो है अकाउंट्स तैयार करने, बराबर, अकाउंट्स तैयार करने। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, तो वो नहीं बनानी की हमें, तो हम बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और दूसरा बनेगा डेटर्स का अकाउंट, क्योंकि उसकी डिटेल हमें दी है, उसकी मिसिंग अमाउंट हमें फाइंड करने के लिए अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। आप जब एग्जाम में भी एक इसी तरीके से बनाने हैं, लेजर का नाम, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब कुछ अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट भी हमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यानी सीधा आ जाएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और बना देंगे लास्ट हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अरे अरे भाई रुक जा। ओके, चलिए अब पहला काम हमारा जो है वो बैलेंसेस लिखना, ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिए यहाँ पे वो। ठीक है, चलिए ओपनिंग बैलेंस हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखते हैं। कैपिटल दिया है 150, क्रेडिटर्स 30, बिल्स पेबल 16। चलो इन तीनों को हम एंट्री करते हैं, तो कैपिटल आ जाएगी बैलेंस शीट में 1,50,000। उसके बाद था क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो 16,000 बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस ये हो गया। उसके बाद अनपेड सैलरी, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसका कंसेप्ट हम देखते हैं, चलिए पहले उसकी इफेक्ट कर लेते हैं। सैलरी मतलब एक्सपेंस है, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब देखो ये आउटस्टैंडिंग किस तरीके से होता है वो हमें पता है, एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग कैसे होता है, बराबर। बट यहाँ पे समझो हम जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो है 31 मार्च 18 का, और ये जो आउटस्टैंडिंग हमें दिया है वो है 1 अप्रैल 17 का, मतलब कि लास्ट ईयर का, इसके पहले का ईयर, सब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो है ये। तो अब ये लास्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग था, बट अभी यानी कि ये जो साल है 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, इस साल का खर्चा वो है नहीं। तो इस साल का जो हमने पेमेंट किया है सैलरी का, उसमें ये 4,000 भी आ गया, बट ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जो आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं करंट ईयर का, अगर हमें वो लास्ट ईयर का दिया है, बराबर, अगर हमें वो लास्ट ईयर का दिया है तो वो होगा माइनस, यानी कि इससे रिवर्स इफेक्ट होगी। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम करंट ईयर के लिए प्लस करते हैं, अगर हमें वो लास्ट ईयर के दिए हैं तो वो होगा माइनस, बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का जो है वो माइनस किया है, बराबर, क्योंकि वो हमने
पेमेंट इस साल किया है पर खर्च जो है वो लास्ट ईयर का था। चलिए ये भी आ गया। अब बिल्डिंग, मशीन्स और फर्नीचर, ये सब सीधा हमें इसके अकाउंट नहीं बनाए तो सीधा आ जाएगा हमारी लास्ट वाली बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 75,000, मशीन 25,000, ठीक है, बिल्डिंग 75 और 25। अब उसके बाद क्या था, फर्नीचर था 16,000, फर्नीचर की एंट्री वो भी बैलेंस शीट में ही आएगी। फर्नीचर 16,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। तो स्टॉक आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग, अब यहाँ पे मैं सिंगल एंट्री ही कर रहा हूँ, एक एक एंट्री ही कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में से मैं खाली एक ही इफेक्ट दे रहा हूँ। एक इफेक्ट तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दी हुई है, बनाई हुई है, तो यहाँ पे एक एक एंट्री ही होगी, बराबर। ऐसा नहीं समझना है कि भाई डबल एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो, मैं एक ओपनिंग बैलेंस में से उसकी दूसरी इफेक्ट जो बाकी है जो लेजर में वो कर रहा हूँ। पहले जो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने हमें इन्फॉर्मेशन ही दी थी, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई और लेजर भी बनाई, तो दोनों में हमें इफेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि दोनों हमारे पास नहीं थे। यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट तो है, बस उसमें से हमें खाली ओपनिंग बैलेंस जो जहाँ पे दूसरी इफेक्ट उसकी होनी चाहिए वो देनी है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बाद डेटर्स और बी आर। तो डेटर्स का बैलेंस जो है वो डेटर्स यानी कि डेटर्स का लेजर बनाया उसमें जाएगा, डेटर्स का लेजर 40,000, बराबर। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल और बैलेंस डेटर्स का लेजर मैंने लिखा, अमाउंट लिखा मैंने, और यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे मैंने बेड डेप रिजर्व जो 4,000 जो है वो नहीं लिया, मैंने बैलेंस लिया कितना, 40,000, बैलेंस लिया मैंने 40,000, तो वही लेना है। उसके बाद क्या था, कैश और बैंक बैलेंस 10,000। चलिए कैश और बैंक बैलेंस 10,000, बट उसका भी हमें नहीं कुछ एंट्री देनी है क्योंकि उसकी भी लेजर हमें पूरा बना के नीचे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वो एंट्री इधर आ गई, ठीक है। चलिए अब कैश अकाउंट भी हमें दिया है, तो कैश अकाउंट की एक एंट्री तो हो गई, दूसरी एंट्री बाकी रहेगी सारे अकाउंट में, तो सारे अकाउंट में दूसरी एंट्री हम कर लेते हैं, बराबर। जैसे कि देखो यहाँ पे डेटर्स दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस तो इधर आ गया, डेटर्स यहाँ पे दिया है, मतलब डेबिट साइड जो दिया है वो सब कैश रिसिप्ट है, तो यहाँ पे डेबिट हुआ तो डेटर्स में होगा क्रेडिट। बेड डेप्स रिकवरी, यहाँ पे बेड डेप्स रिकवरी, ये डेटर्स आ गया, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बेड डेप्स रिकवरी मतलब ये वन टाइप ऑफ इनकम है, बेड डेप्स रिकवरी याद रखना डेटर्स के अकाउंट में नहीं आएगा, बेड डेप्स है तो आएगा, बेड डेप्स रिकवरी जो है वो सीधा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल तो इधर डेबिट हुआ, बिल्स रिसीवेबल में होगा क्रेडिट। सेल्स इधर है तो इसका मतलब हुआ कैश सेल, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स यानी कि क्रेडिट साइड। तो चलो इसको चारों की एंट्री हम कर लेते हैं। पहले जाते हैं डेटर्स अकाउंट में, कैश अकाउंट 1,40,000, बराबर। और फिर बिल्स रिसीवेबल भी था, बिल रिसीवेबल भी की एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट 9,000, बराबर है। चलिए अब सेल्स की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश सेल, कैश सेल 1,37,000। कुछ आगे पीछे आ रहा है, मैं यहाँ पे टिक मार्क करता रहा हूँ जो भी एंट्री आती है उसका, ठीक है। चलिए तो ये चारों एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर्स में डेबिट होगा, बिल्स पेएबल, ये दोनों
पहले एंट्री कर लेते हैं हम क्रेडिटर्स में और बिल्स पेएबल में। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 12,000 और 1,25,000। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट इधर है तो ये आएगा कैश परचेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, और वेजिस है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बराबर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं इसकी दोनों की डेबिट साइड। देखो परचेस केस आ गया 75,000, वेजेस आ गया 5,000, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या था, वेजेस आ गया, सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंस और ड्राइंग। देखो सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंस, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा, और ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन सारों को एंट्री कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में एक एडजस्टमेंट था इसलिए हम अभी एंट्री अमाउंट अंदर लिखेंगे। उसकी इफेक्ट किस तरीके से होती है वो देखते हैं। बेड डेप्स रिकवरी की एंट्री एक बाकी रह गई थी, वो कर ली इधर हमने। चलिए, ऑफिस एक्सपेंस 8,000। अब ड्राइंग, ड्राइंग आ जाएगा हमारा कैपिटल में से माइनस, यहाँ से हम लेस कर देंगे ड्राइंग 27,000। तो ये मैंने केस अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज थी उसकी डबल एंट्री कर ली सब जगह। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15,000 हम लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस में कैश का बैलेंस 15,000। अब ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन कैश में हुए थे उसकी एंट्री आ गई। अब उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो इधर है। देखो क्रेडिट सेल है 179, तो क्रेडिट सेल की दो एंट्री होगी। एक एंट्री होगी प्रॉफिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लिखते हैं जहाँ पे के सेल्स, वहाँ पे क्रेडिट सेल इधर लिखेंगे। और दूसरी होगी डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरी होगी डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ये नहीं, क्रेडिट सेल अकाउंट 1,79,000 ये हमें दिया था। इसके पहले के लेक्चर में इसमें जो क्वेश्चन था उसमें हमें फाइंड करना था, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, क्योंकि जब सेल करते हैं क्या एंट्री करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये हो गया क्रेडिट सेल का एंट्री। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट किससे पास से मिलता है, क्रेडिटर्स के पास से, तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स में। डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे क्रेडिटर्स में होगा डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो उसके बाद बिल रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर, जब हम बिल रिसीवेबल जो है वो एंडोस्ड करते हैं क्रेडिटर्स को, तब एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी दोनों में क्रॉस होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट 5,000, और डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो अब इसके ट्रांजेक्शन को पहले समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। बिल रिसीवेबल एंडोस्ट टू क्रेडिटर्स 15,000 की जो हमने एंडोस्ट की, उसकी एंट्री क्या हुई, उसकी एंट्री ये हुई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलो इसकी एंट्री हमने कहाँ पे की, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया बिल्स 15,000, नॉट बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल पे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000।
ये हो गया जब हमने बिल रिसीवेबल कोई भी थी वो एंडोस्ट की क्रेडिटर्स को। उसके बाद यहाँ पे 5000 की जो बिल्स थी वो डिसऑनर्ड हुई है, जो हमने एंडोस्ट की थी डेटर्स को, सॉरी क्रेडिटर्स को। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये 15,000 का एंडोस्ट किया तो ये 15,000 का क्रेडिटर्स हमारा कम हुआ, बट इसमें से एक 5,000 की जो BR थी वो डिसऑनर्ड हो गई, यानी कि उसके जितने क्रेडिटर्स थे उसने हमें कम वापस करने पड़ेंगे ज़्यादा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अभी देखो यहाँ पे इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूँ थोड़े अच्छे से। तो इसमें ये होता है जब हम बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं तो ये एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया, जितने पैसे लेने थे उसके बिहाफ पे हमें BR मिल गई। अब ये जो BR है वो मैंने क्रेडिटर्स को दे दी, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। अब होता क्या है, डेटर्स के पास से हमें पैसे लेना है और इसको पैसा देना है, तो इसने हमें जो BR दी वो BR हमने इसको दी। अब जो भी सेटलमेंट हुआ उसका एक मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है BR, बट ये BR जो है जब मेच्योरिटी डेट पे ये पैसा देगा तब उसको मिलेगा। अगर ये पैसा नहीं देगा यानी कि डिसऑनर हुई तो ये जो BR है वो हमें वापस देगा और ये हमें BR उसको वापस देनी पड़ेगी, यानी कि जो भी सेटलमेंट हुए थे वो सब अकाउंट क्लोज हो गए, वो सेटलमेंट सब खत्म हो गया, फिर सेटलमेंट करना बाकी रह गया, वापस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो कि BR निकल गया, यहाँ पे देखो ये तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री क्या बन गई, डेटर्स अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और इसको जो हमने डेबिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो वैसे एंट्री क्या बन गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसलिए जब BR मिलती है तब ये एंट्री होती है, BR जब हम एंडोस करते हैं तो ये एंट्री होती है। अब BR ही कैंसिल हो गई, डिसऑनर्ड हो गई, तो ये जो एंट्री हमें सब रिवर्स करनी पड़ती है। रिवर्स करनी पड़ती है मतलब कि BR अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स करना पड़ेगा और यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू BR करना पड़ेगा, बराबर। बट BR है ही नहीं तो सीधी तो उसकी कॉमन एंट्री एक कर देते हैं हम, सीधा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर। तो जितनी हमने एंडोस की थी उसमें से जो डिसऑनर्ड हुई उसकी 5,000 की एंट्री हमने इस तरीके से करनी है, यानी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ तो डेटर्स के अकाउंट्स में डेबिट साइड हमें लिखना है क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है 5,000 डेटर्स अकाउंट। चलिए ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा और सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। चार हजार यहाँ से माइनस हो गया और 7,000 यहाँ से। परचेस रिटर्न जो है वो क्रेडिटर्स में एंट्री जाएगी, क्रेडिटर्स के अकाउंट में। जब परचेस करते हैं तो यहाँ पे हम डेबिट यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड, और परचेस रिटर्न होता है तो यहाँ पे डेबिट होता है 4,000, बराबर। वैसे ही डेटर्स के अकाउंट में सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है, 7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अभी क्या है, चलो ये हो गया खत्म। अब लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेएबल का। बिल्स रिसीवेबल का और बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस बिल्स रिसीवेबल में लिख लेते हैं 15,000, और उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में। बिल्स 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 रिसीवेबल, बराबर। और दूसरा क्या था, बिल्स पेएबल 10,000, तो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 10,000 इधर आ गया, और लास्ट क्लोजिंग बैलेंस में उसको हम लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे बिल्स पेएबल 35,000। बिल्स पेएबल का भी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री कर ली। उसके बाद क्रेडिटर्स और स्टॉक, क्रेडिटर्स 35,000 और स्टॉक 50,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 35,000, स्टॉक लिखेंगे हम
ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और इन दोनों का एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, स्टॉक 50,000 और क्रेडिटर्स 10,000। ओके, क्रेडिटर्स 35,000 है, यहाँ पे गलत लिख लिया है, 35,000 है, 10,000 लिख लिया है, सुधार लेते हैं। क्रेडिटर्स ओके, बिल्स पेबल कितना है, ऊपर नीचे अमाउंट हो गई है शायद, यस ऊपर नीचे हो गई अमाउंट, सुधार लेना आप यहाँ पे। देखो क्रेडिटर्स जो है वो 35,000 है और बिल्स पेएबल जो है वो 10,000 है, बराबर, ये गलत है। चलो उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इसी साल का है क्योंकि इस साल के अंदर हमें एंट्री दी है, तो प्रीपेड जो होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे प्रीपेड जो है वो माइनस कर लेंगे 1,000, तो ये 4,000 आ जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस है वो हो जाएगा एसेट साइड 1,000। चलो ओके, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% और डेटर्स के ऊपर हमें 6,000 का बेड डेप्स करना है और 5% बेड डेप रिजर्व कैलकुलेट करनी है। ओके, पर इसके पहले हमें डेटर्स का बैलेंस चाहिए और डेप्रिसिएशन का जो है वो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री कर लेते हैं क्योंकि दो ही एसेट थी हमारी और दोनों पे हमें 10% दिया है। यहाँ पे हमने माइनस कर लिया 75,000 का 10% और 25,000 का 10% और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। बहुत सिंपल सी एंट्री है डेप्रिसिएशन की, बराबर। बिल्डिंग के ऊपर इतना आ गया और मशीन पे ऊपर इतना आ गया, टोटल हो गया 10,000। अब हमें देखना है डेटर्स का बैलेंस कितना आएगा, तो उसके लिए हमें पहले बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल का यहाँ पे क्लोज करते हैं हम, तो ये 31,000 का डिफरेंस आता है, वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए डेटर्स के अकाउंट। अब डेटर्स का अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा हमें 46,000। देखो इसमें का तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश या क्रेडिट सेल, चारों में से एक हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना था, वो ऐसे मिल गया। अब हम उसके एडजस्टमेंट की एंट्री कर पाएंगे, तो 46,000 यहाँ पे लिख लिया मैंने। 6,000 बेड डेप्स करना था, 6,000 बेड डेप्स कर दिया, 40,000 आ गया बैलेंस। उसके ऊपर बेड डेप्स रिजर्व 5% करनी थी, 2,000 कर लिया, तो 38,000 आ गए। उसकी हम एंट्री कर देते दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना देते उसी तरीके से। बेड डेप्स ट्रायल बैलेंस में कोई थी नहीं, क्या कि इन्फॉर्मेशन थी उसमें नहीं थी। बेड डेप एडजस्टमेंट में थी 6,000, बीडीआर एडजस्टमेंट में थी 2,000, टोटल हो गया 8,000। और यहाँ पे बेड डेप रिजर्व 4,000 जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दी थी, वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम लिखेंगे। 4,000 देखो यहाँ पे दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से बेड डेप्स का पूरा फॉर्मेट हम तैयार करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेड डेप्स इस तरीके से लिख लेंगे। ये हो गया 10,000, ये हो गया 4,000, ठीक है। चलिए अब क्लोज करते हैं अकाउंट। डेटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया, हम क्लोज करते हैं बिल्स पेएबल का अकाउंट। बिल्स पेएबल का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस मिलेगा हमें क्रेडिटर्स 6,000, क्रेडिटर्स में जाएगा। देखो यहाँ पे टू बिल्स पेएबल अकाउंट 6,000 आ गया। अब इसको क्लोज करेंगे जब हम, क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है, तो इससे हमें डिफरेंस जो मिलेगा वो आएगा क्रेडिट परचेस हमारा, और क्रेडिट परचेस हो गया 1,53,000, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस के साइड, यानी कि डेबिट साइड, जो हमने लिख लिया यहाँ पे, बराबर। अब देखो सब अकाउंट क्लोज हो गए, बराबर। अब क्लोज करना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1,00,000, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर यहाँ पे उसका टोटल करेंगे 1,07,000 और नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 57,000। वो ट्रांसफ़र कर लेंगे हम कैपिटल में 1,50,000, जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें 57,000 प्लस हो गया प्रॉफिट 2,07,000। ड्रॉइंग
ड्राइंग के बाद लॉस इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो 27 माइनस करके हो गया 180। 180 में ये दोनों अकाउंट प्लस कर लेंगे तो 2,25,000 बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन था जिसमें हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिले। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई थी, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट बना के दिया था, मतलब 50% क्वेश्चन को हमको तैयार करके दिया था। सीधा हमें खाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो और एडजस्टमेंट जो था उसी हिसाब से हमने किया, बराबर। तो यहाँ पे देखो कुछ एंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे सिंगल एंट्री हुई, मतलब कि अकाउंट ऑलरेडी थे तो उसकी एक एक एंट्री हुई, और जितने बाकी के एडजस्टमेंट थे उस सबकी क्या होगी, 2 एंट्री। उसकी भी 2 ही एंट्री हुई है, पर लेजर में दिया है तो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसमें से कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर, एंट्रीज कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और इसके जैसे और भी क्वेश्चन जो बुक में है उसको भी आप प्रैक्टिस करो। और कहीं पे भी आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करो। कमेंट बॉक्स के जरिए हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।